नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2 जुलाई ऑल शिफ्ट पर आधारित जीके जीएस और इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है? इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेन्ना नदी। अब बात करें अगर पेन्ना नदी की, तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सोमाशिला के पास ये पेन्ना नदी पर ये बांध बना हुआ है। जो सोमाशिला बांध है जो है ना, ये भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सोमाशिला के पास पेन्ना नदी पर बना हुआ एक बांध है। ठीक है, अगला प्रश्न सैप से संबंधित था। मतलब साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत पहली बार कब विजेता बना? तो 1993 1993 में जो है भारत ने पहली बार जो है साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता था। अगला प्रश्न है कि गुलाबचंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो गुलाबचंद कटारिया जो है ये असम के राज्यपाल हैं। कल पूछा गया था आपसे जो है रिट के बारे में, जो है कौन सा रिट? परमादेश के बारे में पूछा गया था। आज पूछा गया है कि रिट कितने प्रकार की होती है। तो रिट आपकी जो है टोटल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ठीक है। अच्छा, रिट का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये सभी जो रिट होती हैं लोगों को अधिकारों को लागू करने और अधिकारियों को कानून के तहत उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य करने का एक प्रभावी तरीका है रिट। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 का संबंध जो है ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब राष्ट्रपति पद के संबंध में अनुच्छेद 52 बात करता है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम राजवंश था उसको बोलते हैं आरबिडू वंश। ठीक है। आरबिडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। ठीक है। वेंकट द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में स्थानांतरित की थी। ठीक है। यह वंश विजयनगर साम्राज्य का क्या था? अंतिम वंश था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपराध दोष सिद्ध संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 इसका राइट आंसर है। भाग 20 आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में से टेनिस कब हटा दिया गया था? तो देखिए, हटा दिया गया था फिर शामिल किया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 1996 से लेकर के, ठीक है, 1996 में एथेंस में जो आयोजित प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल थे जो है, ठीक है, उसमें से टेनिस को शामिल किया गया था जो कि 1924 तक जारी रहा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कब हटा दिया गया? 1924 में, 1924 लास्ट था। उसके बाद टेनिस को क्या ओलंपिक से हटा दिया गया, किन्हीं कारणों से। बाद में फिर से इसको जो है 1988 में जो सियोल ओलंपिक हुआ था वहां पर फिर से इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर पूछता है कब हटा दिया गया तो 1924, और कब शामिल किया गया दोबारा तो 1988, पहली बार 1896। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंत्योदय योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो अंत्योदय योजना का संबंध जो है ना, ये शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से है। ठीक है। क्या है अंत्योदय योजना? 25 दिसंबर 2000 को एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए जाने के बाद इसे पहली बार राजस्थान में प्रयोग में लाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे, मतलब जो बीपीएल होते हैं, उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न देने का प्रावधान है अंत्योदय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो आकाश के गंगा में धूल के बादल को निहारिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक गैप पाया गया? तो राजस्थान। सर्वाधिक गैप का मतलब यहाँ समझिए जो है, मतलब स्त्रियों और पुरुषों में जो शिक्षा का अनुपात था ना, वो अंतर राजस्थान में सबसे ज्यादा था। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है। तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। ठीक है। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों से पानी का नुकसान क्या कहलाता है?
तो भैया उसको बोलते हैं वाष्पोसर्जन। ठीक है, वाष्पोसर्जन कहाँ से होता है भैया? ये होता है रंध्र से। ठीक है, ये आपकी पत्ती है। ठीक है, ये आपकी क्या है? लीफ है, पत्ती है। तो ये जो किनारे होते हैं ना, किनारों पर जो है क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। इन रंध्र से ही क्या होता है? पौधों से मतलब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, जल का निष्कासन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया पीसी महालनोबिस के बारे में था। देखिए, पीसी महालनोबिस मतलब इनका पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या थे ये? प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। पीसी महालनोबिस की चर्चा हम बार बार क्यों करते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण। ठीक है, महालनोबिस की एक प्रसिद्ध महालनोबिस की जो प्रसिद्धि है, उसका मेन कारण है जो है उनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकी माप, जिसको महालनोबिस दूरी कहते हैं। इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। ठीक है, आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रकाश चंद महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। तो 29 जून को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरोज उत्सव का संबंध किससे है? तो नवरोज जो है ये पारसी धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और नए साल की शुरुआत मानी जाती है नवरोज से। अगला प्रश्न है कि मानसून के बाद कौन सी फसल बोई जाती है? तो मानसून के बाद खरीफ फसल बोई जाती है। क्या होता है खरीफ फसल? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। इसका जो मौसम है वो जून से सितंबर तक होता है। इसमें धान है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, इन सब फसलों का उत्पादन लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2023 तक भारत ने सैफ चैंपियनशिप कितनी बार जीता? ये क्वेश्चन देखिए अभी ऊपर भी आया था, दोबारा रिपीट हुआ है, 9 बार। ठीक है, कब कब बता दिए आपको इस बार जो है 1993, 97, 99, 2005, 2009, 2011, 2015, 21 और 2023। इस तरह से कुल 9 बार भारत ने सैफ चैंपियनशिप जीता है। अच्छा, सैफ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या होता है? द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम, जनगणना और ए मेरे वतन के लोगों, ऐसे ही कोई एक और गाना था जो आपको मिलान करना था। ठीक है, देखिए वंदे मातरम जो है ये बंकिम चट्टोपाध्याय की रचना है, जो संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है, जिसका प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित एक गीत के रूप में हुआ था। मतलब है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आनंद मठ किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है आनंद मठ, इसी में वंदे मातरम है। ठीक है, जनगण मन की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला था कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों जो है ये कवि प्रदीप के द्वारा हिंदी में लिखा गया एक देशभक्ति गीत है, जिसे श्री रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया है और गायिका लता मंगेशकर ने इसको गाया है। ठीक है, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ये गाना बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितार और बांसुरी से संबंधित था या कुछ ऐसे आपके वाद्य यंत्र दिए थे जिनको आपको मिलाना था? देखिए संतूर, हम अब सारी मैक्सिमम जो आपके जो पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, संतूर की अगर बात करें तो संतूर का संबंध जो है पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपुरी से है। बांसुरी की अगर बात आएगी तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष नाम याद रखना है आपको। तबला की अगर बात आएगी जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का नाम याद रखना है आपको। सरोद की अगर बात होगी तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता को ध्यान रखना है आपको। शहनाई की अगर बात हो, बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये ध्यान रखना है। सितार की अगर बात होगी, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर कौन है? पंडित रविशंकर की बिटिया हैं। सारंगी की अगर बात होगी, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, याद रखिएगा। बीड़ा की अगर बात हो, जिया मोहद्दीन डागर, अयागिरी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंगर। ठीक है, इनका संबंध बीड़ा से है। रुद्र बीड़ा से अगर बात होगी तो असद अली खान, ध्यान रखिएगा एक नाम। मोहन बीड़ा से अगर बात होगी तो पंडित विश्व मोहन
भट्ट, इनको मोहन बीड़ा का आविष्कारक भी माना जाता है। वायोलिन की अगर बात होगी तो श्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती यमराजम, एन रान मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, बीजी जोग, तालगुड़ी जयरामन, ठीक है, ध्यान रखना है। घाटम की अगर बात होगी तो टी एच विनायक राम, ई एम सुब्रमण्यम। मृदंगम की अगर बात होगी तो के वी प्रसाद, एस बी राजा राव, उमलापुरम शिवरामन। मैंडोलन की अगर बात होगी तो यू श्रीनिवास। पखावज की अगर बात होगी तो तराम शर्मा। सुरबहार की अन्नपूर्णा देवी। गिटार की ब्रजभूषण काबरा, ठीक है। देखिए सारा जो डिटेल मैंने दिया है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए मेरे भाई। कोई भी सूचना होगी, कोई भी पीडीएफ होगा, कुछ भी होगा, वहाँ पे आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बाद में हताश होकर के यार कुछ नहीं आ रहा है, चलो छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब बाद में जब ज्वाइन करना होता है तो शर्म लगती है ज्वाइन करने में उनको, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखिए। ज्वाइन करने कोई पैसा नहीं लगता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखिए, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वाद्य यंत्रों की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, ये दो मशहूर हैं। कर्नाटक संगीत से आपके श्री कृष्ण श्रीनिवास अय्यर का नाम आता है। एम एस सुमुलक्ष्मी, एम बालमुरली कृष्ण, डी के पट्टामलम, रामानुजम अयंगर, अरियाकुटी और यस पिनाकापान का नाम ध्यान रखना है। हिंदुस्तानी संगीत की अगर बात होगी, कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मशहूर, भीमा रायप्पा, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, गंगूबाई हंगल, किशोरी मोनकर, बड़े गुलाम अली खान, रहीम फहीमुद्दीन डागर, छन्नूलाल मिश्रा, रमानंद गुंडेचा, उमाकांत गुंडेचा, राजन और साजन मिश्रा, इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। बैडमिंटन के खेल में कितने पॉइंट के बाद साइड बदल जाती है? तो 11 पॉइंट के बाद साइड बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई की बात करें तो 13.4 मीटर लंबा, 6.1 मीटर चौड़ा होता है डबल्स के लिए। एकल की अगर बात करें तो 5.1 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर एंड मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका विमोचन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2021 तक भारत में कुल कितने जिले थे? एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना कितने जिलों में हुई थी? 643, ठीक है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों में कुल 752 जिले हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 45 जिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन केरल का फसल उत्सव है? या तो ये क्वेश्चन था या तो जो बोट रेस होता है ना उसके बारे में पूछा गया था। बोट रेस है केरल के किस फसल उत्सव के दौरान किया जाता है? तो ओणम ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का उत्तर क्या है? ओणम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 से आपको ठीक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छऊ नृत्य का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन में था। वैसे ध्यान रखिए कि छऊ नृत्य जो है एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। इसकी 3 शैलियां पाई जाती हैं और जहां जिस राज्य में किया जाता है वहां उस नाम से इसको जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम, ये नाम ध्यान रखना है, नरसिंह बर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 2023 तक भारत कितने सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है? 9। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऊपर डिटेल मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो संगीत सुधाकर, ध्यान रखना, संगीत सुधाकर जो है ये हरिपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से भैया? ये 4 भाग हैं राज्य एकाधिकार, मिश्र क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 66वां मतलब 66 नेशनल स्कूल गेम कहाँ हुआ?
तो राष्ट्रीय स्कूल गेम 2022-23 ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्वतीय वर्षा से संबंधित क्वेश्चन था। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब नम हवा पहाड़ों की श्रृंखला से होकर ऊपर उठती है तो बर्फ बारिश या अन्य वर्षा होती है, जिसे ऑरोग्राफिक वर्षा या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में शीर्ष भारतीय जोड़ी कौन सी है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहर्रम कब मनाया जाता है? तो मुहर्रम जो है बकरीद के 20 दिनों के बाद मनाया जाता है। मुहर्रम जो है इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पहला महीना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और रूस के बीच 2021 में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो इंदिरा, भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्याभ्यास इंदिरा हुआ था, या इंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 51A। क्या है भैया? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, कुल कितने मौलिक कर्तव्य भैया? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लुसाई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? लुसाई पहाड़ियों को जो है मिजो हिल्स या मिजो पहाड़ियां भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये? भारत की मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्थित एक पर्वतमाला है, जो कि पटकाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति पे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। अब पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब बनेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 1937 में इसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मालदीव कहाँ स्थित है? तो मालदीव जो है ये लक्षद्वीप सागर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? एलोरा महाराष्ट्र, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी का सूत्र क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, एनएनपी फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा या स्नेल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो ये केरल राज्य प्रथम रहा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में दक्षिण के 3 राज्य शीर्ष पर हैं। इनमें केरल 1.618 अंकों के साथ पहले स्थान पर, तमिलनाडु 0.897 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, तेलंगाना 0.891 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा और छत्तीसगढ़ इस इंडेक्स में 0.872 अंक के साथ रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला कौन है? तो दीपिका मिश्रा। कौन है भैया? दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा राजस्थान के एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। इन्हें वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना IAAF की पहली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि गुग्गा नवमी त्योहार हरियाणा में कब मनाया जाता है? तो भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है, मतलब ये नाग पूजा से जुड़ा त्योहार है, अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए कौन सा कार्ड प्रयोग करते हैं? तो लाल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चुंबकीय बल से संबंधित क्वेश्चन था। तो चुंबकीय बल जान लीजिए क्या है। चुंबकीय बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण जो कि विद्युत आवेशित कणों के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, या विद्युत मोटरों की क्रिया और लोहे के लिए चुंबकों के आकर्षण जैसे प्रभावों के लिए जिम्मेदार मूल बल है चुंबकीय बल। आइए यहाँ से कुछ अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? चूज द वर्ड डेट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमी इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज क्या कहते हैं भैया? एस्ट्रोनॉमी। अगला है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का अपोजिट पूछा गया, फ्रस्ट्रेट का अपोजिट होता है पोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम।
स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, ठीक है, कलाई पे धीरे से हल्के से मारना, मतलब क्या कहलाता है, अ माइल्ड पनिशमेंट, मतलब हल्का दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, वन हु ऑफर वन सर्विस विदाउट गिविंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, वॉलंटियर, मतलब बिना किसी दबाव के सेवा करना, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटियर बोला जाता है, वॉलंटियर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का जो है अपोजिट क्या होता है, होपफुल, ठीक है। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, वरीड, वरीड का अपोजिट क्या होगा भैया, इसका होगा अनकंसर्नेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, एमिस, एमिस मतलब होता है गलत, इसका अपोजिट क्या होगा, इम्पेकेबल, मतलब त्रुटिहीन, ठीक है। साथियों इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको कराया है। जो क्वेश्चन बच गए हैं, नहीं मिल पाए हैं, अगर आप कमेंट करते हैं या मिल जाते हैं तो उसको पीडीएफ में डालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।